वफाकी काबीना इस वक्त इसी हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, आपको लिए चलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है और एग्रीकल्चर है, तो फोकस तो वही है। लेकिन आज ख़ास तौर पर हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना, निजकारी के हवाले से जो पहले से फ़ैसले हो चुके हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से एक क्लियर कैलेंडर उस पर काम करना, उसमें FBR के अंदर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो हटाना, जिनमें वीज़ा पॉलिसी वगैरह वो भी शामिल है। और साथ में जो नुकसान करने वाले जो रियासती इदारे हैं उनकी निजकारी और उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करना, ये भी शामिल थे। एक और ख़ासा जो वक्त जो आज सर्फ हुआ है वो मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग है, चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। साथ ही इस बात पे भी काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि बावजूद इस बात के कि हुकूमत जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और उस हवाले से उनको कैसे रोका जाएगा उस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। अब मैं बारी बारी आपके सामने जो वज़रा हैं उनसे कहूँगा कि वो 2 मिनट ज़रा अपने हिसाब से अपनी वजारत के हवाले से या जो उनकी समझ है आज के इजलास की वो बयान कर दें, और उसके बाद चंद सवालात हम लेंगे। ये आज का लंबा सेशन नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर हम इसको मुकम्मल कर देंगे। अगले जो सेशंस होंगे वो ज़्यादा डिटेल्ड होंगे, और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है आपको, और फिर आपके प्राइम टाइम्स वो भी शुरू हो रहे हैं टीवी के, तो इसलिए हम इसको लंबा नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले जो मैक्रो इकनॉमिक जो पिक्चर है उस हवाले से डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनसे गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर वो गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम to everybody। अब ठीक है, आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जिस मिनिस्ट्री की मैं इंचार्ज हूँ, आपको पता है उसके चंद डिविजन्स हैं, तो हमने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है कि हम एज अ होल गवर्नमेंट को देखेंगे एंड वी विल ऑपरेट रियली होलिस्टिकली और कंसिस्टेंटली एज अ टीम। आई थिंक ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज होगा कि सारे सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी के जो इंचार्ज हैं वो मिलजुल के आपस में काम करेंगे। कि इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि एक तो हमारी सारी कैबिनेट की सब कमिटीज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं। ECC, ECNIC and CCOP, Cabinet Committee on Privatization, Cabinet Committee on Energy, जिसको Minister of Energy करते हैं। तो अब हम फुल फॉर्म में इंटरगवर्नमेंटल डिस्कशंस कर रहे हैं आपस में। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि वी आर मेकिंग अ वेरी सिंसियर एफर्ट कि हम अपना रोड मैप डिफ़ाइन करें द मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द कंट्री। और आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो एंकर है वो फिस्कल स्टेबिलिटी होता है और फिस्कल कोऑर्डिनेशन विथ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज विथ द एक्सटर्नल पॉलिसी। तो इसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफ़ाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। और
along with that हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम during this period जब structural adjustment reform program implement होगा, that we try to enhance जो different areas of social safety net हैं, जिसमें सबसे important और far reaching होता है financial inclusion. तो उस पे काम को एक्सपेडाइट करेंगे ताकि SME सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सिटीजन्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले थ्रू डिजिटाइजेशन. आपने सुना होगा रास प्रोग्राम का. वी वुड लाइक टू ऑपरेशनलाइज दैट. Last 2-3 things I'd like to highlight which are important. एक तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का है. आप सबको पता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का काफ़ी इश्यूज भी हैं और बर्डन भी है ऑन द एक्सचेकर. तो we have got to set up first of all prepare a state owned enterprise policy, और फिर हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं और उसके 2 प्रिंसिपल पिलर्स होंगे. एक उसका ये होगा कि इट विल हेल्प द वेरियस मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द SOEs, और दूसरा द एंटिटीज़ दैट आर रेडी टू टेक फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर देम फॉर लिस्टिंग और प्राइवेटाइजेशन. एंड लास्टली जिस चीज़ को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट. उससे न सिर्फ कैपिटल मार्केट की डेप्थ और ब्रेथ बढ़ेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ्लोट किया जाए ताकि उनकी मैच्योरिटी भी स्ट्रेच हो, और उसके साथ एक आम आदमी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेगा. और इसकी वजह से होपफुली इम्पैक्ट भी आएगा क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी उसमें हो जाएगी. सो दोज आर जस्ट फ्यू हाईलाइट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू. बहुत शुक्रिया कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आपको मालूम है कि 2022 में पाकिस्तान की रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुई थी $78 बिलियन की, और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी थी $32 बिलियन की, जिसका मजमूई तखमीना तकरीबन हमारे ट्रेड का $110 बिलियन बनता था. अब इसमें से जो 78 की इंपोर्ट हुई हमारे पास, उसके सामने रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के सिर्फ जो है वो 55-56 बिलियन थे. तो पिछले साल हुकूमत ने पॉलिसी जो अडॉप्ट की, उन्होंने इकॉनमी को कंट्रोल किया, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, और $78 बिलियन की इंपोर्ट को घटा के $55 बिलियन किया, और $23 बिलियन से मार्केट इंपोर्ट की श्रिंक हुई, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई और एक्सपोर्ट भी तकरीबन जो है वो घट के जो है $3.5 बिलियन टेक्सटाइल की घटी, और बाकी $2 बिलियन और चीज़ों की घटी, $5 बिलियन की टेक्सटाइल भी घटी. तो मजमूई तौर पे $30 बिलियन मार्केट सुकड़ी. आज के दिन हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब हमें मार्केट्स को खोलने की ज़रूरत है, कि सनत जो है उसमें जब बंद हुई तो चीज़ें महंगी हो गई, जब रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस हुई तो चीज़ें बाज़ारों में महंगी हो गई, और उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी आई उसकी सप्लाई चेन में. तो आज के दिन का हमारा फोकस ये था कि सनतों को जो है किस तरीके से वाइबल बनाया जाए, ताकि मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी जो थी वो सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेजेस थी, और उसके साथ साथ जो उसमें इंपोर्ट्स बढ़ेंगी नेचुरली उसकी वजह से, तो उसको एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को जो है वो हैंड होल्डिंग करके, जो पिछले साल से $5 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई है, उस एक्सपोर्ट को हमने टारगेट किया है कि इस साल जो $5 बिलियन घटी है, ना सिर्फ वो $5 बिलियन बढ़ानी है, बल्कि उससे ज़्यादा टारगेट करना है कि कैसे बढ़ा के आवाम को जॉब्स क्रिएट हों, चाहे वो हमारी सनत में जो कि
امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلس پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی، کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے. ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی. تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے. اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا. تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں. مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا. ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں. کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے. تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہو. اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے. تھینک یو. وزیر توانائی محمد علی صاحب، خیال میں یہ آپ کی طرف لانا ہے، اس کو بیٹا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک آن کر دو، یہ آن جی. السلام علیکم ایوری ون. آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہیں. پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی، تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہوں. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے، اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے، ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے. اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو. تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی، وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی، اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں، آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا، اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر، وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا، گیس کی سپلائی. جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ
कम है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे, तो हम LNG मंगवाते हैं। और LNG के जो हैं वो 2 टर्मिनल हमारे पास हैं, तो उनको अगर हम फुली यूटिलाइज भी करें तो भी गैस की शॉर्टेज होगी। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करें कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलें। आने वाले वक्तों में हमें LNG के और टर्मिनल भी बनाने पड़ेंगे और LNG के और कंटेनर भी मंगवाने पड़ेंगे ताकि इंडस्ट्री स्मूथली चलती रहे। आखिरी चीज़, ये जो गैस की शॉर्टेज हुई है या हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ा है पिछले चंद सालों में, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि 2013 के बाद पाकिस्तान में गैस की और ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन है वो कम हुई। पिछले 10 सालों में जो हमारी गैस और ऑयल की एक्सप्लोरेशन जो कम हुई है उसकी वजह से तकरीबन $3.5 अरब डॉलर का सालाना शॉर्टेज हो गई है गैस और ऑयल की। और उसकी वजह ये है कि हमारा जो सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा हो गया है, उससे पेमेंट नहीं होती एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को, और फिर वो मुल्क छोड़ के बहुत सारी बाहरी कंपनीज चली भी गई हैं। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि गैस की एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो, ताकि लोकली अगर हमारे पास हमारे ही रिज़र्व से ऑयल एंड गैस हम निकालेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और हमारी सप्लाई भी बेहतर होगी। तो इन सब चीज़ों पर बात हुई है और इनके ऊपर काम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में पावर और पेट्रोलियम दोनों डिवीज़न में ऑलरेडी हो रहा है और ये कंटिन्यू होता रहेगा और हम आपको इसके ऊपर अपडेट भी रखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि सवाल लें, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि क्योंकि वक्त बहुत कम है तो हम चंद सवाल ही लेंगे, लेकिन आशा है कि आप एक ही सवाल करें, एक से ज़्यादा सवाल ना करें। खिची साहब। मेहताब हैदर साहब। और ये बताइए कि ये सवाल किससे है? ये जो ओपन करने की बात कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो आप नहीं समझते कि इस टाइम जो डॉलर का इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्रोडक्शन है वो अगर 3 से 6 माह की हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पिछले 5 हफ्तों में $1.1 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। आप रिपीट करेंगे ज़रा आवाज़? मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉलर की इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रोजेक्शन है आप जी वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पिछले 5 हफ्तों में $1.1 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट। जी देखिए, अभी चूँकि हमने इंपोर्ट्स को ओपन अप किया है, पहले तो रिस्ट्रिक्टेड थी जिस तरह कॉमर्स मिनिस्टर ने बताया, तो ये भी ज़रूरी है कि वी हैव टू ओपन अप दी इम्पोर्ट्स बिकॉज वी हैव टू रिवाइव दी इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है द प्रेशर इज़ बिकॉज एक्सपोर्ट अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है, शॉर्टफॉल है रिलेटिव टू लास्ट ईयर, रेमिटेंसेस में भी शॉर्टफॉल आया है रिलेटिव टू लास्ट ईयर, तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली रिजर्व्स से फाइनेंस हो रही है। तो इट्स नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डिक्लाइन, बट आपको पता है कि हमारी MDBs के साथ, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ गुफ्तगू हो रही है और कुछ चीज़ें हेल्ड अप हुई थी, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं विद वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से उसको हम फास्ट ट्रैक करवा लें। स्पेसिफिक अमाउंट्स इस वक्त देना वुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन आपको पता है कि IMF का नवंबर में रिव्यू आएगा तो उसकी सेकंड ट्रांच की रिलीज़ का होगा, सो वन कैन एक्सपेक्ट कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वो एक फ्लो आएगा, और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आएगा, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का अभी उस पर गुफ्तगू चल रही है, एंड देन वर्ल्ड बैंक की भी कुछ लोन्स हैं जिन पे फास्ट ट्रैक अगर हम एक्शन लें तो उसका भी पॉसिबल है, बट एक्चुअल प्रिसाइज अमाउंट क्या होगा वो ज़रा अभी टाइम लगेगा डिस्कशन में, बट अगर आप फुल ईयर का पूछें। पहला सवाल तो ये है सर, जिस तरह आपने फरमाया कि कमोडिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डॉलर की स्मगलिंग पर बातचीत हुई है, मैम आप मुझे बता सकते हैं, आपसे मैं सर मेरे से जी, चीनी और डॉलर की स्मगलिंग का वॉल्यूम कितना है, अंदाजा हो, कोई एस्टिमेट आपके पास इसका फिगर हो। सेकंड सर, ये मैम ये बता रहा हूँ एक सवाल का है, एक और है डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम लॉन्च करने का फैसला, डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया गया था गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए। कौन सी स्कीम का? डिविडेंड प्लगिंग बैक स्कीम
जी I'll answer that. I'll take that. वो ये मैं जवाब देता हूँ. रिस्पॉन्ड करेंगे. तो उसके साथ IMF के साथ कहाँ तक बातचीत पहुँच चुकी है, क्या वो स्कीम आप 4-5 सवाल ना करें क्योंकि नहीं देखें इतने लोग हैं. हाँ, मुमकिन नहीं है 4 सवाल. स्मगलिंग वाले का, डॉलर और चीनी की स्मगलिंग. देखिए, the size of the informal market is hard to determine. अगर हमें साइज पता होता तो आसान हो जाता और लोकेशंस होती थी. देयर इज़ अ ब्रॉड बेस एफर्ट जारी है कि स्मगलिंग ऑफ करेंसी और कमोडिटीज़ को अरेस्ट किया जाए और आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब देख रहे हैं. तो आई डोंट थिंक कि हम कोई प्रिसाइज नंबर थ्रो कर सकते हैं कि क्या साइज़ है ग्रे मार्केट का फॉर इंस्टेंस, बट इतना है कि उसकी स्मगलिंग और उसकी मिसयूज़ को अरेस्ट करने से देयर आर पॉजिटिव रिजल्ट्स इस वक्त. जी वेरी क्विकली, जो आप कह रहे हैं गैस सेक्टर का और अपस्ट्रीम सेक्टर का सर्कुलर डेट के लिए जो डिविडेंड प्लगिंग वाला एक प्रपोजल था वो IMF से अंडर डिस्कशन है अभी. वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसका तकरीबन 500 से 600 बिलियन की सेटलमेंट है. तो जी वो तकरीबन इफेक्टिवली वो 500-600 बिलियन पहुंच जाएगा. तो वो अंडर डिस्कशन है और थोड़ा उसमें दिन और लगेंगे, बट वी आर इन टच विद IMF ऑन दैट. थोड़े दिनों में थोड़े मैं क्लियर कर दूं, वी आर इन टच विद IMF और इसका जो फाइनल रिजल्ट है कि क्या होता है क्या नहीं होता है चंद रोज में हमें मालूम चल जाएगा. आपके चीनी के सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि चीनी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क में और हर आदमी की ज़रूरत और उससे महंगाई से हर आदमी परेशान होता है. हमारे मुल्क में 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी. हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में. हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले. अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना, तो तमाम इदारे हमारे इस जो है चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं चाहे वो हमारे हसास इदारे हैं, हर इदारा इस वक्त हरकत में आ गया कि किसी सूरत में हमने पाकिस्तानियों की कॉस्ट पे स्मगलिंग नहीं होने देनी. तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाफिर स्टॉक है इस वक्त. अगले सीज़न शुरू होने से पहले तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की स्पेशली चीनी की शॉर्टेज हो. थैंक यू. क्या नहीं साहब. सर मेरा ये सवाल है से क्योंकि SIFC में ये सारी डिस्कशन हो गया और पिछले 10 साल में आपका एक एक्सप्लेनेशन नहीं है. उसकी जो सबसे बड़ी वजह मेरा था उस पर डिस्कस हुई होगी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था. तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बना है, कोई टाइम लेंस है कोई. और दूसरा डॉक्टर साहब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि आपके ख्याल में क्या इकानमी में अब उतनी जान आ चुकी है कि उसको दोबारा ओपनिंग की तरफ जाया जाए कि ऐसा ना हो कि जैसे पिछले दौर में हुआ था कि दोबारा वही वाला फॉर्म एक्सचेंज का कोशिश करना. डॉक्टर साहब ऐसे शुरू कर लेते मैं पहले ये लास्ट क्वेश्चन आपका इसका दे देती हूँ जवाब. देखिए हमारे पास ऑप्शन इस वक्त क्या है. हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारी वी आर एन इम्पोर्ट इंटेंसिव कंट्री. हमारे जो फ्यूल भी है दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड. सो वी हैव टू रिलीज द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अक्रॉस द बोर्ड. और बट ये ज़ाहिर है मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ अ वेरी हाई प्रायोरिटी फॉर अस और हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड वी आर इन डिस्कशंस के जो भी चीज़ें जो भी फ्लोज आएंगे उनको टाइमली बेसिस पे लेकर आए और ऑल्सो वी गो फॉर द रोल ओवर ऑफ द डिपॉजिट्स दैट वी हैव इन प्लेस राइट नाउ जब वो मैच्योर होंगे. अभी इस वक्त फॉर नाउ सिचुएशन इज़ रीजनेबली ओके. आपके सवाल के दूसरा हिस्सा मोहम्मद अली साहब. जी क्या है सर. पिछले 10 सालों में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी हुई तो है लेकिन जो 2013-14 में जितना हम गैस और ऑयल निकालते थे आज उससे कम निकालते हैं और उसका इम्पैक्ट है $3.5 बिलियन. तो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है और रिड्यूस हुई है. एक वजह जैसे आपने कहा सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी की एक कॉस्ट होती है. तो हमने इसको आज डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी चाहिए. और अगर आपने नोट किया हो कि कुछ अर्से पहले हमने ऑन शोर के 10 ब्लॉक्स की 10 कंसेशंस की
बिडिंग भी करवाई है, उसकी बिड्स आ रही हैं और नवंबर में इंशाल्लाह वो बिड्स ओपन होंगी। तो ऑन शोर पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। ऑफ शोर के ऊपर हम दिसंबर में इंशाल्लाह बिड्स इनवाइट करने का प्लान कर रहे हैं पहले फेज़ में। तकरीबन 24 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर। सिक्योरिटी के अलावा 2 और इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सप्लोरेशन कम हुई है। एक है प्राइसिंग और दूसरा है सर्कुलर डेट। प्राइसिंग इसलिए है कि डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। हर फील्ड एक सिंपल सा फील्ड नहीं होता, जैसे टाइट गैस है, शेल गैस है वगैरह, तो उसके अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है तो प्राइसिंग फ़र्क होनी चाहिए। वो प्राइसिंग रिजीम अगर सही नहीं होगी तो लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो उसको भी हमने एड्रेस किया है और डिस्कस किया आज। लास्टली सर्कुलर डेट, इस वक्त जो हमारा गैस एंड अपस्ट्रीम सेक्टर के 2100 बिलियन का सर्कुलर डेट है, उसका 2100 प्रिंसिपल है, बाकी सब कुछ मिल मिला के 2600-2700 बिलियन है। उसका तकरीबन 70% एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बुक्स में पार्क्ड है। आप 2700 बिलियन का 70% लेते हैं तो तकरीबन 1700-1800 बिलियन हो जाता है। अगर वो पेमेंट उनको नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती। तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द रीजंस। प्राइसिंग और सर्कुलर डेट भी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, और हमने तीनों चीज़ों का डिस्कस किया। खिची साहब, वैस किलानी साहब 24 चैनल। थैंक यू वेरी मच सर। छोटे से क्वेश्चन है सर, ये बताइए नहीं एक ही सवाल करें प्लीज़। सर SAFC के हवाले से आवाम ये जानना चाह रही है कि सरमायाकारी कब आएगी, और सऊदीया के हवाले से उस हवाले से कब खुशखबरी सुनाई जाएगी, और क्या निगरान हुकूमत जो है 45 से 50% जो गैस महंगी करने की प्रोग्राम की जो सभी काबीना तक पहुँची हुई है, क्या वो अलाउ करेगी कि गैस महंगी हो? थैंक यू। आप कुछ कहेंगी? अच्छा, आप कुछ कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो काम हो रहा है उसके ऊपर, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन्वेस्टमेंट आएगी बिल्कुल। आपको पता ही है कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, बट इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ओवरनाइट तो नहीं हो जाता, थोड़ा वक्त लगता है, आपको पता ही है। जहाँ तक गैस प्राइस का सवाल है तो उसको डेफिनेटली हमें गैस प्राइसेस को तो मुल्क में ओवरऑल रिवाइज होना पड़ेगा, अक्रॉस द बोर्ड, इंडस्ट्री की, बल्क की, बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए कि 350 अरब का नुकसान तो सरकार हर साल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो इश्यूज़ हैं, जब ये नुकसानात होते हैं तो उसका क्या असर होता है? जब थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया ओकियानी साहब के सवाल के जवाब में कि फिर वो कंपनीज़ को पेमेंट नहीं होती। पिछले 13 सालों में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ENI वगैरह वगैरह, वो सारी मुल्क छोड़ के चली गई। और जब ये लॉसेस होते हैं गवर्नमेंट को, तो इन लॉसेस को फंड करने के लिए करेंसी प्रिंटिंग होती है, फिस्कल डेफिसिट होता है, उससे महंगाई होती है। तो हमें इसका हल वो निकालना है कि जो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, ना कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो। तो उसके ऊपर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हम करेंगे इंशाल्लाह। किसी साहब फरमाइए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको करने दें। जी फरमाइए, फरमाइए। जी जी बोलिए जी, सनाउल्लाह। कल सबकी बारी आ जाएगी। दूसरा सर, ये जो बातें आपने की हैं खासकर SOEs की निजकारी के हवाले से, डिस्कोस की निजकारी के हवाले से, ये पॉलिसी इंटरवेंशन है, तो निगरान हुकूमत ये पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकती है? आपके आखिरी सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। जो फैसले पिछली हुकूमत करके गई है, जो एम्पावरमेंट हो चुकी है निगरान हुकूमत की, वो हम कर सकते हैं, और हमारी जो कानूनी राय है वो यही है, इसलिए हम करेंगे। शहरयार खान सर, दूसरा सवाल, डिसीजन कौन से किए? देखें, जो ये कंटिन्यूइंग सेशन है, इब्तदाई में मैंने आपसे अर्ज़ की, आज भी है, कल भी है, जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने आएंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि रिलीफ की बड़ी बात हो रही थी कि बिजली बिलों पर रिलीफ मिलेगा, उस हवाले से मुझे थोड़ा ऐसा कुछ बताएंगे कि क्या फैसला हो रहा है? लास्ट टाइम ये बात हुई 2 रोज़ पहले भी कि हमने प्रपोज़ल IMF को भेजा हुआ है
اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا یسٹرڈے، لیکن وہ بالکل فائنل اسٹیجز میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آئندہ بھی ہوگا، یہ آخری پریس کانفرنس نہیں ہے، اگلی دفعہ آئیں گے اور تفصیل سے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس یہ جاری تھی اور میڈیا نمائندگان کی جانب سے سوالات کے جوابات ان کی جانب سے دیے جا رہے تھے۔ وفاقی وزراء کی جانب سے یہ نیوز کانفرنس کی گئی ہے اہم اجلاس کے بعد، جس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے، جس میں پیش کی جانے والی تجاویز کے حوالے سے مختلف وزراء جن کا تعلق اطلاعات سے ہے، خزانہ سے ہے، انرجی اور کامرس سے ہے، یہ تمام یہاں پر موجود تھے اور میڈیا نمائندگان کو بریفنگ بھی دے رہے تھے اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے تھے کہ کس طرح سے انرجی کے سیکٹر میں، کامرس میں اور خزانہ میں تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں اور کام بھی کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔